Good morning, my dear student. Once again in business studies class of 28th अगस्त 2020। और पहले वीडियो में मैंने एक वीडियो जिसमें शेयर किया था, उसमें मैंने कंपनी एक्स का एग्जांपल लिया था, जिसमें कि कंपनी का टोटल कैपिटल था 30 लाख टोटल कैपिटल था। और पहला जो सिचुएशन था उसमें लोन उसने यानी बोरोड फंड जो है उसका नील था। दूसरा वाला में सिचुएशन में बोरोड फंड उसका 10 लाख था और इक्विटी का मामला, इक्विटी का जो पोर्शन था वो 20 लाख का था, 20 और 10 था। और तीसरा सिचुएशन में जो है 10 और 20 था, यानी इक्विटी था 10 और लोन था आपको 20 लाख का। तो आपने इसमें क्या देखा कि अगर आपको 4 लाख प्रॉफिट हो रहा है, 4 लाख प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि अरे डेट हम तो ज़्यादा लिए थे, लेकिन आप देखिए कि जिसमें 20 लाख का डेट था, यानी कि थर्ड सिचुएशन में जिसमें सबसे ज़्यादा डेट था, कर्ज जिसमें सबसे ज़्यादा था, उसमें जो है अर्निंग पर शेयर भी बहुत ज़्यादा था। तो इसको जो है बढ़िया से अब हम लोग बढ़िया से इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ से हम पढ़ते हैं 3 सिचुएशंस आर कंसिडर्ड। देयर इज़ नो डेट इन सिचुएशन 1, यानी पहला सिचुएशन में कोई भी कर्ज नहीं था, यानी अनलिवर्ड बिजनेस था, यानी इसमें कोई भी लीवर नहीं था। लीवर मतलब उसको कंट्रोल करने वाला कुछ भी नहीं था, वो पूरा के पूरा जो है ओनर कैपिटल था। Debt of rupees 10 lakh and 20 lakh they are assumed in situation 2 and 3 separately. All debt is at 10% per annum, और तीनों में जो है कर्ज का 10% पर एनम दिया हुआ है। तो द कंपनी अर्न्स रुपीज़ 0.93 पर शेयर इफ इट इज ऑन लेवर्ड, यानी कि अगर कोई भी कर्ज नहीं है तो एक शेयर 93 पैसा कमाता है। विथ डेप्ट ऑफ 10 लाख, अगर 10 लाख का कर्ज है तो एक शेयर पे हो रहा है 1 रुपया 5 पैसा। और अगर और 20 लाख का कर्ज हो रहा है, 20 लाख का कर्ज हो रहा है, तो आप ईपीएस देख रहे हैं, ईपीएस जो हो रहा है 1 रुपया 40 पैसा हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब क्वेश्चन होता है वाई इज़ द ईपीएस राइजिंग विथ हायर डेट। क्वेश्चन होता है कि ये क्यों जो है कर्ज के साथ ये बढ़ रहा है। तो ये रीजन लिखा हुआ है, इट इज़ बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर दैन द रिटर्न ऑफ दैट कंपनी इज अर्निंग ऑन फंड्स। यानी यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है कि कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि डेट, यानी कॉस्ट का जो डेट का जो कॉस्ट है, डेप्ट का कॉस्ट क्या, यानी कि कर्ज का जो है कॉस्ट। पहला सिचुएशन में 0 था, उसमें कुछ भी कॉस्ट नहीं लग रहा था, कर्ज का कॉस्ट कुछ भी नहीं था। दूसरा सिचुएशन में आप देख रहे थे 1 लाख था, यानी 10 लाख का 10% 1 लाख रुपये। और तीसरा सिचुएशन में 20 लाख का 10% यानी 2 लाख। तो 1 लाख और 2 लाख ये दोनों यानी तीनों सिचुएशन में, यानी नील में, और जब कॉस्ट ऑफ डेप्ट 1 लाख था और जब कॉस्ट ऑफ डेप्ट 2 लाख था। कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब डेप्ट का कॉस्ट, यानी उसको आप अगर कर्ज लेते हैं तो उसमें आपको कितना कॉस्ट पड़ता है। तो कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, लोअर देन मतलब कम है, यानी नील 1 लाख और 2 लाख ये दोनों जो है 4 लाख रुपया से कम है, क्योंकि रिटर्न कितना हो रहा है 4 लाख रुपये। ये आपको यहाँ पे इस फार्मूला में लिखा गया है। द कंपनी इज अर्निंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया है उस पर कितना जो है वो रिटर्न कमाती है। तो आप देखिए ये कितना है, 13.33% है, 13.33% है। और इसको कैसे निकाला गया भाई, कैसे निकाला, तो टोटल आपका इनकम था 4 लाख रुपया। तीनों सिचुएशन में आप देख रहे थे ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख रुपया था, और फंड आपने 30 लाख रुपया लगाया था तीनों सिचुएशन में। तीनों सिचुएशन में आपका कैपिटल 30 लाख का था। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख और इंटू 100 करने पर परसेंटेज में आ रहा था। अगर आप 1 to 100 कीजिएगा, यानी 100 रुपया पे 13 रुपया 33 पैसा कमाती थी कंपनी। 13 रुपया 33 पैसा, 100 रुपया पे 13 रुपया 33 पैसा कमाती थी। 13.33% का मतलब हुआ कि 100 रुपये में 13 रुपया 33 पैसा कमाती है। ईबीआईटी उसका है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स। लेकिन जैसा ही इंटरेस्ट और टैक्स दे रहा है तो उसका जो है ईपीएस आप देख रहे हैं कि घट भी जा रहा है। तो वो छोड़िए, तो ये जो 13.33% से जो कॉस्ट ऑफ डेट 10% था, ये क्या है, लोअर है। यही यहाँ पे सिचुएशन है, यानी जब भी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी रेट नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ROI बोलते हैं, ROI जो है ये ग्रेटर है किससे, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट। 10% जो है वो कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा,
डेट लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कर्ज लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप कर्ज लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपको अच्छा होगा, सस्ता भी पड़ेगा वो। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज हायर देन 10% जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। विथ हायर यूज ऑफ डेट दिस डिफरेंस बिटवीन ROI एंड कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीजेज द EPS। यानी कि अगर आप जैसे ही ये हायर हो जाए, यानी कि 13.33%, अगर 10% से ये ज़्यादा है अगर है, तो आप जितना भी कर्ज लीजिए आपको फ़ायदा है ना, EPS आपका बढ़ जाएगा। दिस इज ए सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट दिस सिचुएशन इज नोन एज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, है ना। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का यहाँ पे बन गया। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, तो आपका आंसर होगा कि व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट देन दिस सिचुएशन इज नोन एज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। तो इन सच केसेस कंपनीज ऑफ्टन एम्प्लॉय मोर ऑफ चीपर डेट टू एनहांस द EPS मतलब अर्निंग परसेंट, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो डेट बढ़ा देती है। सच प्रैक्टिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और इस प्रैक्टिस को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, तो जब डेब्ट की मात्रा बढ़ा दी जाए EPS कमाने के लिए, यानी कि EPS ज़्यादा लेने के लिए, यानी इफ़ द कंपनी वांट्स टू increase earning per share, if company wants to increase earning per share then company increases the amount of debt in capital structure. this practice is called trading on equity। तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी यहाँ पे 2 सवाल बन गया, व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड व्हाट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। तो इसको हम लोग एक एक लाइन पढ़ के समझ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब आइए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल लेवरेज लाइक इंटरेस्ट। यानी कि फाइनेंशियल लेवर्ड कैपिटल को बढ़ाने से जो है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बढ़ता है। इसी चीज़ की, इस प्रैक्टिस को हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। तो आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन में इसको भी आप लोग जरूर लिखिएगा। अब आइए दूसरा सिचुएशन, जो कंपनी वाई का जो सिचुएशन है, ये कंपनी वाई का जो है हम लोग सिचुएशन आज हम लोग अभी देखेंगे कि कंपनी वाई में क्या हो रहा है। ऑल डिटेल्स ऑफ द सेम, यानी कि सारा चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है 4 लाख के बदले 2 लाख ही रुपया EBIT हो रहा है। यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो मात्र 2 लाख ही रुपया हो रहा है। पहले वाले सिचुएशन कंपनी एक्स में था 4 लाख का था, और अभी अब 2 लाख का हो रहा है। जब 2 लाख का हो रहा है तब हम देखेंगे कि इस पर क्या असर होता है। सेम चीज़ है, बाकी सब चीज़, यानी रिटर्न कॉस्ट ऑफ डेट यानी इंटरेस्ट रेट 10% ही है। पहला सिचुएशन में जो है फंड, तीनों सिचुएशन में, सिचुएशन 1, 2 और 3 में टोटल कैपिटल 30 लाख का ही है। पहला सिचुएशन में लोन का मात्रा नील है, दूसरा सिचुएशन में 10 लाख है और तीसरा सिचुएशन में 20 लाख है। मतलब एवरीथिंग इज सेम, बट EBIT जो है 2 लाख हो गया। तो चलिए इस कंपनी वाई का देखते हैं। ये है सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। EBIT तीनों केस में 2 लाख ही दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इंटरेस्ट आइए, इंटरेस्ट जो है 10% के हिसाब से इंटरेस्ट जो है पहला सिचुएशन में नील होगा क्योंकि हमने कर्ज लिया ही नहीं है। दूसरा सिचुएशन में 10 लाख का कर्ज लिया था, इसलिए 1 लाख रुपया हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और तीसरा सिचुएशन में हमारे पास जो है 20 लाख का है कर्ज, 20 लाख का कर्ज है, इसलिए हमें 2 लाख रुपये का हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इस 2 लाख में नील को घटाएंगे, यानी ये वाला काम करेंगे, घटाने का है। 2 लाख में नील घटाएंगे 2 लाख आएगा, 2 लाख में 1 लाख घटाइएगा तो 1 लाख आएगा, और 2 लाख में 2 लाख घटा देते हैं तो नील आ रहा है। यानी थर्ड सिचुएशन में EBIT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स कुछ हुआ ही नहीं, थर्ड सिचुएशन में 0 हो गया। चलिए अब आइए टैक्स, जब प्रॉफिट है तभी टैक्स है। अब आइए 2 लाख का 30% 60,000 आता है, तो 60,000 हो गया। 1 लाख का 30% 30,000 आता है, और नील है तो नील का 30% नील ही आएगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग घटा देंगे, यानी 2 लाख में 60,000 घटा दीजिए तो 1,40,000 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार 1 लाख में 30,000 घटाएगा तो 70,000 आ रहा है, और नील में नील घटाएगा नील आएगा।
तो ये EAT हो गया, ये EAT हो गया हमारा, EAT हो गया यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी यही हमारा शुद्ध अर्निंग है टैक्स वैक्स देने के बाद। अब हमारे पास पहला सिचुएशन में 1,40,000 बचा, दूसरा सिचुएशन में 70,000 बचा और तीसरा सिचुएशन में नील बचा, कुछ बचा ही नहीं, तीसरा सिचुएशन में प्रॉफिट हुआ ही नहीं। अब आइए उसी प्रकार आप मान लीजिए कि एक शेयर का दाम 10 रुपया है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो यहाँ पे भी हमारा नंबर ऑफ शेयर्स जो है 3 लाख होगा, क्योंकि 30 लाख का जो पूरा के पूरा कैपिटल था वो शेयर कैपिटल का था, यानी 3 लाख शेयर्स होगा। दूसरा में हमारा 20 लाख होता है, 20 लाख शेयर कैपिटल था, तो 20 लाख शेयर कैपिटल था तो शेयर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 2 लाख। और थर्ड सिचुएशन में हमारे पास मात्र 10 लाख का ही कंपोनेंट था, क्योंकि 20 लाख का लोन था हमारा, 20 लाख में 2% यहाँ 10% यहाँ पे है ये, तो 20 लाख में जो है 10 लाख का ही हमारा जो था शेयर कैपिटल था, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख ही होगा। तो अब देखिए EPS हम लोग कैसे निकालेंगे, 1,40,000 में 3 लाख से भाग देंगे, ठीक है, यहाँ 70,000 में 20,000 से 2 लाख से भाग देंगे और नील में 1 लाख से भाग देंगे, तो हमारा EPS आ जाएगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में आ रहा है 0.47, यानी एक शेयर पे पहला सिचुएशन में 47 पैसा का अर्निंग हो रहा है, 47 पैसा। दूसरा सिचुएशन में कितना हो रहा है, 35 पैसे का अर्निंग हो रहा है, 35 पैसा। और थर्ड सिचुएशन में हो ही नहीं रहा, नील है। व्हाट आर यू सीइंग, आप देखिए कर्ज का मात्रा बढ़ा, कर्ज का मात्रा बढ़ा, और कर्ज का मात्रा बढ़ने के साथ साथ आप क्या देख रहे हैं, कर्ज का मात्रा बढ़ने के साथ साथ EPS यानी हर शेयर पे जो इनकम हो रहा है वो भी घटते चला जा रहा है। यानी जस्ट उसका उल्टा पहले वाले सिचुएशन में था क्या था, हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट 10% था और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI 13.33% था। चलिए अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये 2 लाख रुपया का इनकम हो रहा है और 30 लाख का टोटल अर्निंग है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया है बिजनेस में। तो 2 लाख बाई 30 लाख इंटू 100 करने से परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्या आ रहा है 6.66%। और पहले वाले सिचुएशन में 4 लाख था, यानी जस्ट इसका डबल था। तो पहले वाले सिचुएशन में 13.33% का ROI था, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है हमारा ROI है 6.67%। तो 6.67% जो है वो 10% से क्या है, कम है। यानी कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब 10%, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज मोर देन, पहला वाला सिचुएशन में था कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेस देन। इस सिचुएशन में सिचुएशन वाई जो कंपनी वाई का जो सिचुएशन है इसमें है कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेस देन ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तब इस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप डेप्ट की मात्रा बढ़ाइएगा वैसे वैसे EPS यानी EPS ही हमारा मेन उद्देश्य, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे मुख्य उद्देश्य EPS है, यानी कि शेयर होल्डर का वेल्थ को बढ़ाना। EPS को बढ़ाना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है। तो EPS घटते जा रहा है सिचुएशन वन। तो यही है हमारा, आपको दोनों सिचुएशन को मिला के हमें यही समझ में आता है, क्या समझ में आ रहा है कि इफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेसर देन ROI, सिचुएशन वन, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेसर देन ROI। तो पहला वाला सिचुएशन में था हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ रहा था 10% है दिया हुआ, और ROI आ रहा था 13.33%। तो ये पहला वाला जो सिचुएशन था, इस सिचुएशन में डेप्ट लेना फ़ायदेमंद है, यानी शेयर होल्डर के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जैसे ही दूसरा सिचुएशन आता है, दूसरा सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो होता है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ये आपका ये ही ज़्यादा हो जा रहा है किससे, ROI, यानी ये 10% था और यहाँ हो रहा था 6.67% ये आ रहा था, ये जो है आपका ग्रेटर है। तो जैसे ही ये ग्रेटर हो जाता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट ज़्यादा हो जाता है, तो आप पाइएगा कि कर्ज लेना जो है अर्निंग पर शेयर को घटाते चला जाता है। तो ये है आपको ये दूसरा सिचुएशन। तो आई थिंक दोनों सिचुएशन आपको वेरी मच क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कहीं आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। लेकिन बच्चों ये दोनों सिचुएशन को आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। नोटबुक में आपको यही लिखना है, ये वाला जो है ये बनाना है, पहले कंपनी एक्स लिमिटेड का ये बनाना है, उसके बाद आपको EBIT EPS एनालिसिस बनाना है ना। EPS एनालिसिस सिचुएशन वन में कंपनी एक्स के लिए बनाना है। फिर उसी प्रकार
कंपनी वाई के लिए भी आपको EPS EBT एनालिसिस बनाना है ना। इसका नाम आपको देखिए, इस टेबल का नाम होता है EBIT EPS एनालिसिस। कंपनी एक्स के लिए भी बनाना है और EBIT EPS एनालिसिस कंपनी वाई के लिए भी बनाना है। कंपनी वाई के लिए बनाना है सेम टू सेम जैसा कि आपको दिया हुआ यही सारा फिगर्स आपको लिखेगा, लेकिन अंत में आपको ज़रूर लिखिएगा कि एज वी आर सीइंग दैट इन सिचुएशन 1 कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेसर देन ROI, देन मोर डेप्ट इज यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स। एक लाइन ये लिखिएगा। और सेकेंड सिचुएशन में देखिएगा कि एज वी आर सेइंग दैट कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज ग्रेटर देन ROI, देन यूज ऑफ मोर डेप्ट इज लेसनिंग, इज डिक्रीजिंग EPS, है ना, अर्निंग पर शेयर को घटा रहा है। तो यही आपका मोर इस पूरे वीडियो का फाइंडिंग्स है जिसको कि आपको लिखना है। ओके, और आप उसके साथ आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में और फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में भी आप लिख सकते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन में। तो दोनों आपको बता दिया गया। ये सारी चीज़ें आपको लर्न करना है, सीखना है ये कैसे हुआ। और अगर आप इसको 2-3 बार आप देखिएगा तो आपको दिमाग में ये बैठ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।